आप सभी प्यारे बच्चों को विराज कोचिंग में फिर से स्वागत है। ठीक है, कल हम देखे हुए थे लेक्चर 1, आज लेक्चर देखने वाले हैं 2। ये क्लास 12 का चैप्टर 4 टू 4.2 हम देखेंगे। जनन में स्वास्थ्य लेक्चर 1 आप लोग अटेंड कर चुके हैं अच्छे से। अब लेक्चर 2 आप लोग अटेंड कर लीजिए ताकि आपको बातें और अच्छी से समझ में आ सके। ठीक है, तो कल हम जनन स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे। आज जनन स्वास्थ्य के कुछ मुख्य चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक्स है उल उलवेधन। आज हमको पढ़ना है कि ये उलवेधन क्या है। ठीक है, उलवेधन के सारे जानकारी को हमको अच्छे से जानना जरूरी है। ठीक है, इसका डेफिनेशंस भी हम देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जन स्वास्थ्य चैप्टर में ये उलवेधन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या किया जाता है, मादा भ्रूण की हत्या की जाती है। ठीक है, इसमें मादा भ्रूण की क्या की जाती है, हत्या की जाती है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिए है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ये सिरिंज है। क्या है, सिरिंज। इसके जरिए क्या कर रहा है, सिरिंज से उसमें एक देख रहे लिक्विड आपको जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, उसे एम इसे एमिनियोटिक फ्यूल कहते हैं। एमियोटिक्स फ्यूल्ड कहते हैं, या हिंदी में भी लिख दिए हैं इसको एमिनियोटिक्स द्रव, हिंदी में द्रव, इंग्लिश में फ्यूल। ठीक है, तो ये द्रव होते, ये क्या किए जाते हैं, सिरिंज लेके, जैसे ये सिरिंज है क्या करेंगे, इसको इसको 90 डिग्री पे पूरा सीधा, मान लीजिए ऐसे है तो इसको ऐसे इस तरह से 90 डिग्री पे पूरा इसको दिया जाएगा और सिरिंज लेके इसको पूरा क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। ये जब सारे निकल जाएंगे तो धीरे धीरे बच्चे की क्या होगी, पोषण, ये सारी चीज़ों की कमी होने लगी, जिससे इस बच्चा की मृत्यु गर्भ में ही हो जाएगी। ठीक है, इससे बच्चे की मृत्यु क्या हो जाएगी, गर्भ में। तो ये जो उसमें द्रव होता है जिसे हम एमेनियोटिक्स द्रव कहते हैं, क्या कहते हैं, एमेनियोटिक्स द्रव कहते हैं। इसको पूछेगा एग्जाम में कि एमेनियोटिक्स द्रव क्या चीज से निकाला जाता है, तो एमेनियोटिक्स द्रव सिरिंज से निकाला जाता है। क्या चीज से निकाला जाता है, सिरिंज से निकाला, ताकि उसको निकालने की, सिरिंज से निकालने के बाद उसमें एमियोटिक्स एसिड होगा नहीं, बच्चे को पोषण तत्व अच्छे से मिल नहीं पाएंगे, अच्छे से रह नहीं पाएंगे, और कुछ ही दिनों में बच्चे की इसमें मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले देखिए इसमें किया जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से क्या किया जाता है, बच्चा को पता लगाया जाता है मादा है या नर है। ठीक है, क्या है, मादा है या नर। अब मान लीजिए लड़की है तो क्या किया जाएगा, उसको अल्ट्रासाउंड से तो पता चल गया कि बच्ची क्या है, लड़की है। अब इसको क्या किया जाएगा, हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, ये हत्या क्यों होती है इसको भी हम आगे अच्छी तरह से बताएंगे, समझाएंगे क्यों लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ गए कि उल्वेधन का इस्तेमाल, देखिए उल्वेधन का इस्तेमाल अक्सर डॉक्टर बच्चे की जानकारी को प्राप्त करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि बच्चा जन्म लिया है, मतलब गर्भ में है, कोई बीमारी हो गया है, या जैसे बच्चा देखते पैदा होता है तो बौक, अंधा, लंगड़ा, एक टांग एक, ये सब नहीं होता है, तो उसको माँ के गर्भ में ही उसको दवा दे के ठीक किया जाता है। इसलिए इसका उल्वेधन का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस उल्वेधन का लोग उल्टा इस्तेमाल करने लगे। क्या करने लगे, अल्ट्रासाउंड से पता लगा, अल्ट्रासाउंड से क्या पता लगा कि इसमें बेबी है, मतलब बच्ची है, लड़की है। जब लड़की है तो समझते कि लड़की को तो रखना नहीं है, लड़की को रखेंगे खामा खा दहेज बढ़ेगा, आगे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम आगे आपको लेक्चर में आगे बताएंगे। ठीक है, तो क्या किया जाए, इसकी हत्या करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले सिरिंज लेके क्या किया जाता है, इसका एमिनियोटिक्स द्रव को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। उसके बाद एक कैंची लेके माँ के योनि में रख के उस बच्चे को छोटे छोटे टुकड़े में काट के शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, जिससे बच्चे तो पहले ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा एम्यूनियोटिक्स एमिनियोटिक्स द्रव निकाल दिया जाता है बच्चे की, तभी कुछ ही टाइम के बाद मृत्यु हो जाए। उसके बाद उसको काट काट के क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। इसका हम डिफिनेशंस आपको देते हैं ताकि अच्छे से, अब डिफिनेशंस में भी हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी हमने आप लोगों को उल्वेधन अच्छी तरह से समझा दिया। लेकिन देखिए उल्वेधन का इस्तेमाल किस लिए डॉक्टरों ने किया था, उल्वेधन का इस्तेमाल डॉक्टरों ने इसलिए किया था ताकि माँ के घर में कोई बच्चा है, कोई बीमार है, किस अवस्था में, उसका पता लगाया जा सके, जिससे उस बच्चे में होने वाली कोई आने वाले भविष्य में कोई बीमारी हो, मतलब जैसे लंगड़ा, अंधा, ये चीज़ सब हो,
तो ये चीज़ सब ठीक किया जा सके, माँ के गर्भ में ही पता चल जाएगा, तो उसको क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल किस लिए करें, मतलब इसका इस्तेमाल किस लिए किए जाने लगे, तो भ्रूण हत्या करने के लिए। मतलब जब माँ के गर्भ में बेटी होती थी तो इसका इस्तेमाल करके बच्ची को मार दिया जाता था। ठीक है, अब हम समझेंगे कि उलवेधन का असली में इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, मतलब इसका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता था, तो इसको हम समझते हैं। इसका डिफिनेशंस भी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, उलवेधन इस क्रिया में एमिनियोटिक्स द्रव्य में, एमियोटिक्स द्रव्य जो, अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपको, आप अंडा तो आप लोग सभी जानते हैं, तो अंडा में देखिएगा एक पानी तरह का द्रव रहेगा, उजला उजला, अब बीच में एकदम पीला पीला टाइप रहेगा। वो जो उजला उजला टाइप रहता है ना, उसी तरह से इंसान के भी कोई माँ है, उसके गर्भ में देखिएगा पेट निकला है, तो उसमें वो जो द्रव होता है उसी को हम कहते हैं एमिनियोटिक द्रव कहते हैं। इसे हम कौन सा द्रव कहते हैं, एमिनियोटिक्स द्रव कहते हैं। ठीक है, ये द्रव्य में घुले होते हैं। ये घुले पदार्थ वो विकासशील भ्रूण की कोशिका, ये क्या करते हैं, तो बच्चे की कोशिका के निर्माण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन इसको, बच्चे को मारने के लिए इसको क्या किया जाता है, सिरिंज की सहायता से इस द्रव्य को ही निकाल लिया जाता है। जब ये द्रव्य निकल जाएगा तो बच्चे विकसित होंगे नहीं, बच्चे की डेथ पेट में हो जाएगी। तो विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं को, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, ये शरीर में क्यों होता है, विकास के लिए भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। और भ्रूण में होने वाले आनुवांशिक, मतलब कोई रोग होने वाला है, ठीक है, आनुवांशिक होने वाले, भ्रूण में होने वाले कुछ आनुवांशिक, मान लीजिए कोई बीमारी होने वाली है या विकार उत्पन्न होने वाला, कोई बीमारी उत्पन्न होने वाला है, तो पता लगाया जा सके। ठीक है, इसे पता लगाया जा सके। तो उलवेधन, उलवेधन इस्तेमाल उलवेधन का मुख्य तौर पे इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इन बीमारियों को पता लगाने के लिए। जैसे होगा डाउन सिंड्रोम, आप इसको गूगल पे सर्च करके अच्छे से इमेज देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा होगा हीमोफीलिया। ठीक है, इस बीमारी को पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, उलवेधन का। एग्जाम में पूछेगा कि उलवेधन का इस्तेमाल किन बीमारियों को पता लगाने के लिए किया जाता था, आप लिख सकते हैं डाउन सिंड्रोम, हीमो हीमोफीलिया, सिकल और सेल का एनीमिया आदि ये बीमारी थी जिसको पता लगाया जाता था, किसके द्वारा, उलवेधन के द्वारा। लेकिन इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होने लगा, तो भ्रूण हत्या के लिए होने लगा। ठीक है, अब इसमें एमिनियोटिक्स द्रव्य क्या होता है, तो एमिनियोटिक्स द्रव्य होता है कि पेट में कोई बच्चा है तो उसको विकास, उसकी कोशिका बनाने में, कोशिका बनाने में का मतलब क्या है, शरीर की शारीरिक धीरे धीरे विकास हो इसका। मान लीजिए इतना छोटा साइज है तो धीरे धीरे इसके साइज में वृद्धि करने में मदद करता है। ठीक है, एसिड इसलिए होता है। लेकिन मारने के लिए, बच्चे के लिए, यही एसिड को क्या किया जाता था, इसी द्रव्य को क्या किया जाता था, निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे कुछ और टॉपिक्स को हम देखते हैं। बच्चों, हमने अभी उलवेधन के बारे में अच्छे से समझे। उलवेधन है क्या, उलवेधन का इस्तेमाल सरकार ने किस लिए परमिशन दिया था, लेकिन उलवेधन का इस्तेमाल डॉक्टरों ने किस तरह से किया, उलवेधन से किन बीमारियों का पता लगाया जाता था, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछेगा। हम अभी आपको एग्जाम्पल्स दिए थे इसका। अब समझते हैं कि उलवेधन को भारत सरकार ने क्यों बंद कर दिया। तो उलवेधन को बंद इसलिए कर दिया गया क्योंकि इससे भ्रूण हत्या ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो देखिए, हैशटैग भारत सरकार ने, किसने, भारत सरकार ने 1994 में, कब कब, 1994 में उलवेधन, यहाँ पे साफ साफ लिखा है देख लीजिए, उलवेधन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब मतलब कानून बना दिया गया कि उलवेधन अब नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये उलवेधन की वजह से बच्ची, काफ़ी बच्चियाँ की, मतलब काफ़ी लड़की कन्याओं की हत्या होने लगी। ठीक है, माँ बाप रखना नहीं चाहते थे क्योंकि 4 बेटी होगी, चारों बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे फिर दहेज देंगे, कहाँ से होगा। तो ये सारी समस्याएं थी, तो इसीलिए माँ बाप भी मजबूरी में क्या करते थे, भ्रूण हत्या करवा लिया करते थे। ठीक है, देखिए, ये चीज़ सब सरकार की जिम्मेवारी है और उसको इस कानून को अच्छे से लागू करना चाहिए। जब दहेज प्रथा को बंद किए हैं तो इसको अच्छे से बंद कीजिए। नाम के लिए कर दिए बंद, लेकिन हर जगह चल रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, आने वाला टाइम में हो सकता है सुधार हो। ठीक है, तो भारत सरकार ने 1994 में उलवेधन पर क्या कर लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध क्यों लगाया गया,
इस चीज़ को हम अभी आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए भ्रूण हत्या होती थी क्यों? तो भ्रूण हत्या होने का सिर्फ एक ही मुख्य कारण है, दहेज। ये जो परंपरा पुराने टाइम से प्रथा चली आ रही है दहेज की, इसी कारण से क्या हो रही है, भ्रूण हत्या काफी बढ़ गई। तो आप लोग को याद हो गया कि भारत सरकार ने भ्रूण हत्या मतलब उल्वेधन को कबला मतलब कहाँ बंद कर दिया गया, तो उल्वेधन को 1994 ईस्वी में बंद कर दिया गया भारत सरकार द्वारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कन्याओं की मतलब महिलाएं महिलाएं मतलब छोटी बच्ची जो माँ के गर्भ में ही थी, उसकी बहुत अधिक मात्रा में हत्या होने लगी। अब ऐसा हो चुका है कि पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है, महिलाओं की जनसंख्या क्या है, कम होने लगी, जो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, ठीक है। तो देखिए भ्रूण की हत्या होने का सिर्फ एक ही मुख्य कारण है, दहेज। अब किसी के घर में चार चार छः छः सात सात आठ आठ बेटियां हैं, उसके बाप कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, पूरा जमीन जायदाद बेचने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सब समस्या बहुत सारी है, तो इस चीज़ को सरकार की सोचने की ज़रूरत है, इसके लिए कौन सी कदम उठाया जाए, किस तरह का सही निर्णय लिया जाए ताकि इस चीज़ों को ठीक किया जा सके। दहेज नहीं देने पे, अब मान लीजिए दहेज देने के बाद किसी महिला की शादी होगी, उसकी मार मतलब उसको मार दिया जाता, तो माँ बाप समझते थे कि कोई दूसरा मारे, इससे पहले इसको गर्भ में ही इसको खत्म कर दिया। तो देखिए आप लोग डॉक्टर के पास जाइएगा, तो वहाँ पे लिंग जांचने का कोई अनुमति नहीं। आप कहिएगा कि डॉक्टर के पास जाके हमको भ्रूण हत्या करवाना है या लिंग चेक करना है, लड़का है लड़की, वहाँ पे जहाँ जहाँ अल्ट्रासाउंड रहेगा वहाँ सब जगह लिखा होगा कि यहाँ पे लिंग जांचना सरकार कानूनी मतलब अपराधजनक है, इसको मत करिए, मतलब नहीं कानूनी कार्रवाई। अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है, भ्रूण जांच करता मतलब लड़का है कि लड़की है, इसका अगर अल्ट्रासाउंड से कोई डॉक्टर चेक करता, अगर चेक करके उसको बताता है कि आपको भ्रूण हत्या कर, तो ऐसे डॉक्टरों को हमेशा के लिए उसको सील कर दिया जाएगा, जो हॉस्पिटल हो या कोई भी चीज़ हो। अगर ये चीज़ पुलिस के पास या जज कानून मतलब अदालत के पास ये बात पहुंची, तो उसके हॉस्पिटल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस चीज़ को 1994 में ही बंद कर दिए थे। अब सरकार के खिलाफ जाइएगा तो सजा तो भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम लोग देखने वाले जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। ये जनसंख्या विस्फोट क्या है इसको हम देखते हैं, ठीक है। आप लोग को कुल विभेदन अच्छे से समझ में आ गया हो गया, आशा करते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग ठीक है कमेंट्स कीजिएगा, हम इसको अच्छे से और क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जनसंख्या विस्फोट को हम लोग अच्छे से समझते हैं बच्चों। अब हम लोग देखने वाले हैं जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। ये जनसंख्या विस्फोट है क्या, ठीक है। पहले हम उसके डेफिनेशंस को देख लेते हैं, इसके बाद हम समझते हैं कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। तो देखिए आधुनिक जीवन का कहने का मतलब आजकल जो अभी हम लोग जिंदगी जो जी रहे हैं वो क्या आधुनिक जीवन। अब सोचिए हमारे दादा परदादा कभी मोबाइल चलाए होंगे, उसके लिए तो शौक ही होगा। कभी प्लेन पे बैठे होंगे, नहीं ये शौक होगा, क्योंकि उस टाइम में उतना लोग कैपेसिटी है मतलब उतना लोगों के पास काबिलियत थी ही नहीं, ये बड़े बड़े लोगों के लिए थे। अभी आम लोग भी कर चढ़ मतलब अभी आम लोग भी प्लेन पे जाते हैं, प्लेन से कहीं आते हैं जाते हैं इमरजेंसी में, हमेशा तो नहीं लेकिन इमरजेंसी में आते जाते हैं। तो आधुनिक युग कहने का मतलब आजकल का जो समय चल रहा है जनरेशन, तो जीवन में व्यवस्था की अनेक मतलब बहुत सारी सुविधाओं के कारण जनसंख्या वृद्धि वृद्धि क्या होने लगी है, प्रभावित होने लगी। मतलब देखिए कोई बीमार पड़ गया तो फटाक से डॉक्टर के पास गया, बच गया। पहले के टाइम में होता था कोई बीमारी होता था तो आदमी मर ही जाता था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर यहाँ से जाओ 40 किलो 50 किलो कौन जाएगा, जाले जाले जाता ताले रास्ते में खत्म हो जाता। अभी देखते हैं ना हर ब्लॉक पे हर प्रखंड में क्या एक हॉस्पिटल है, हर एक शहर में हर एक गांव में छोटे मोटे वैद्य छोटे छोटे डॉक्टर सब होते हैं, जो छोटी इलाज करके रेफर करके आगे भेज दिया करते हैं, ठीक है। तो ये सारे सुविधा आधुनिक टाइम में हो गए। बड़े बड़े ऑपरेशन भी 2 से 3 घंटा में, प्लेन से कहीं जहाँ मान लीजिए यहाँ से पटना जाना तो फटाक से यहाँ से पटना बुक कीजिए, यहाँ से कार बुक कीजिए, एम्बुलेंस बुक कीजिए, अब फटाक से पहुँचिए डॉक्टर के पास। लेकिन पहले के टाइम में गाड़ी घोड़ा था नहीं, पहले घोड़ा चलता था हाथी चलता था, अब उस पर लेके जाएगा ताले तो आदमी जैसे ही आराम हो जाएगा।
तो वो थी। तो चलिए अब जनसंख्या विस्फोट की बात करते हैं। तो अपेक्षाकृत, क्या अपेक्षा, जितना हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग का, देखिए हमारे यहाँ 35 का 35 ऑब्जेक्टिव आता है, बोर्ड में मिलता है क्वेश्चंस। साइंस का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, हिंदी का, 9th का हो, 10th का, 11th का हो, 12th का, सबका सारा क्वेश्चंस यहाँ से 35 का 35 ऑब्जेक्टिव मिल के आता है, सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव मिल के आता है। तो आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ठीक है। एकदम आप लोग को बेसिक्स तरीके से पढ़ाएंगे, आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। अब तो क्लास छोड़िएगा नहीं, आपको इतना मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। पहले हम इस सब कुछ समझते हैं अच्छे से। तो अपेक्षाकृत कम समय में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को जनसंख्या हम क्या कहते हैं, विस्फोट। कम समय में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया, कम समय में, तो इसे ही हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। इसके हम बताएंगे 1990 में कितना जनसंख्या था, 2010 में, 2011 में जनसंख्या जनगणना के अनुसार कितना था, ये चीज़ भी हम आगे आपको बता रहे हैं। तो तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या के अधिक होने से आय, आय मतलब क्या, पैसे की कमी हो जाएगी। अब मान लीजिए किसी घर में 10 गो धिया पुता है, ये खासकर मुस्लिम सब में होता है। तब 10 गो धिया पुता है, एक कमाने वाला कितना को खिलाएगा। मान लीजिए वो 10 हो गया बड़ा, अब 10 को 10 टुकड़ी घर चाहिए, 10 को नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, काम चाहिए, ठीक है। तो जन उसको नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आय की कमी, पैसों की कमी होगी। दूसरी बात क्या होगी, भोजन, भरपेट खाना नहीं मिल पाएगा। अब किसी घर में 10-12 बच्चे हैं तो खाना खा पाएंगे, उतनी खाना उपलब्ध हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। थोड़ा थोड़ा खा, आधा आधा पेट खा के रहना पड़ेगी। उसके बाद आता है स्थान। स्थान मतलब हो गया जैसे घर। अब देखिए आपके पिता होंगे, 2 भाई होंगे या 3 भाई होंगे, तो जमीन के 3 टुकड़े हुए होंगे या जायदाद के 3 टुकड़े। अब मान लीजिए कि आप भी 10 भाई है या 5 भाई है, 6 भाई, तो उसके भी कई टुकड़े होंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, स्थान, जगह की कमी हो रही है। शिक्षा, शिक्षा मतलब पढ़ने के लिए अब देखिए हमारे पास मैक्सिमम पढ़ने का है, एक बैच में 50 बच्चे, 50 बच्चे से ज़्यादा हम लेते नहीं। अब 50 की जगह यहाँ 200 बच्चे आ जाए, 300 बच्चे आ जाए, हम क्या पढ़ाएं, नहीं पढ़वाएं ना। वो जो 50 है वो भी ना पढ़ पाएंगे, और जो आएगा वो भी नहीं पढ़ पाए, मतलब पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम 50 से ज़्यादा बच्चे को रखते भी नहीं है, ठीक है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, अब देखिए स्वास्थ्य, अब मान लीजिए कि पूरा हॉस्पिटल मरीजों से भरा हुआ, आप 10 मरीज नया लेके जाएंगे। अब नहीं, अब 10 मरीज लेके गए, अब डॉक्टर क्या चाहिए, डॉक्टर तो वो भी तो बेचारा भर दिन काम में कर रहा है, लोग पेशेंट को देख रहा है। अब 10 और मरीज को लेके गए तो और डॉक्टर होगा तभी तो इस चीज़ का इलाज होगा। तो इससे क्या आ रही है कि स्वास्थ्य में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। बिन इलाज के लोगों की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, ठीक है, कमी आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए डिफिनेशन से। तो देखिए वहाँ पे ट्रेन, देखिए अभी देखिए आपको कहीं मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, अब जाके टिकट बुक कीजिए। आपको 6 महीना पहले लोग, साल भर महीना पहले लोग टिकट बुक करके रखे रहते, क्यों, जनसंख्या वृद्धि क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आपको मान लीजिए कि कहीं जाना, मान लीजिए किसी के शादी में जाना, तो 6 महीना, साल भर पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, ट्रेन से जाना है तो। क्यों, क्योंकि जनसंख्या इतनी है कि सीट खाली ही नहीं मिलता है। 6 महीना पहले टिकट बुक हो जाती है, साल भर टिकट पहले बुक हो जाती है। और ये पूरी दुनिया की समस्या बनी हुई है, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या बनी हुई है। पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसी देश में है तो वो चाइना में, उसके बाद हम भारत के लोग आते हैं। इतनी जनसंख्या भारत में हो चुका है, बताइए। आने वाले 50 साल, 60 साल, 100 साल के बाद स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो हो सके सरकार इस चीज़ पे जल्द से जल्द अपना एक्शन ले और कंट्रोल करे, ठीक है। आगे कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं। बच्चों हम लोग अभी जनसंख्या विस्फोट के बारे में बात कर रहे थे। अब देखेंगे कि 1900 के टाइम में भारत, मतलब पूरे दुनिया की जनसंख्या कितनी थी उस टाइम में, पूरे दुनिया में कितने लोग थे। तो देखिए हैशटैग आप लोग डालिएगा, 1900 में पूरे विश्व में, मतलब पूरी दुनिया, अब जितने भी देश है, पूरी दुनिया में जितने भी देश है, या पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, तो पूरे 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 जनसंख्या 2 अरब थी। कब, 1900 में, 1900 ईस्वी में 2 अरब पूरे दुनिया में जनसंख्या थी, 1900 में। जबकि आगे चलकर ये कितना बढ़ा वो देखते हैं।
और 2000 में, सॉरी 200 लिखा गया है, 2000 में यह जनसंख्या तेजी से बढ़ी। 2000 में जनसंख्या क्या होने लगी, तेजी से बढ़ने लगी, जो बढ़कर 6 अरब हो गई। था कितना, 2 अरब 1900 में, और 2000 में कितना हो गया पूरी दुनिया में जनसंख्या, 6 अरब हो गई। अब 2011 की बात करते हैं। 2011 में पूरे विश्व की, मतलब पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 7.2 अरब हो गई। 7.2 अरब इतनी जनसंख्या हो गई। अब भारत में सुनिए, हैशटैग भारत की जनसंख्या 2000 में, जब 2011 में जनगणना की गई, तब पता चला कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 1.2 अरब हो गई सिर्फ भारत में। अगर पूरी दुनिया में 7.2 अरब है, तो भारत में सिर्फ 1.2 अरब जनसंख्या सिर्फ कहाँ पे है, 1.2 अरब जनसंख्या कहाँ पे है, तो भारत में है। अभी 2025 चल रहा है। अब इस जनगणना के बाद पता चलेगा कि कितनी जनसंख्या अभी भारत में फिलहाल है। तो एक चीज इसमें कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए, कि दुनिया का छठा, अगर पूरी दुनिया में कहीं बच्चे पैदा ले रहे हैं, पूरी दुनिया मिलके ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ भारत वाला एक, तो पूरी दुनिया मिलकर अगर मान लीजिए कि 1 से लेके 10 तक में कोई 1 से लेके 10 तक कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसमें छठा स्थान हम भारतीयों का है। इतनी जनसंख्या, मतलब छठे स्थान पे हम लोग, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, छठे स्थान पे भारतीय, छठा। हर एक व्यक्ति, अब कहीं भी जाएगा एक भारतीय आपको जरूर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आने वाले टाइम में हम चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं। अगर इस चीज़ पे कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं लगाती है, तो आने वाले समय में ये काफ़ी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, हम आपको बोले थे, बता देते हैं। 1900 के टाइम में पूरी दुनिया में कितनी जनसंख्या थी, 2000 के टाइम में कितनी जनसंख्या थी, 2011 के टाइम में कितनी जनसंख्या थी, अब भारत में टोटल कितनी थी। तो 2011 में पूरे विश्व में 7.2 अरब जनसंख्या थी। सिर्फ भारत में केवल है 1.2 अरब 2011 जनगणना के अनुसार। अब 2025 के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा कितना है। अभी तो हम देखे नहीं, देखना पड़ेगा गूगल पे से। ठीक है, आगे कुछ और टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने जनसंख्या विस्फोट के बारे में जाने। अब हमको जानना ये जरूरी है कि जनसंख्या विस्फोट को हम किस तरह से रोक सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट से होने से क्या नुकसान है, जनसंख्या विस्फोट से क्या क्या असुविधा उपस्थित हो सकती है, जनसंख्या को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं, इन सारे पहलुओं को हम लोग देखते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसको समझिए। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, तो सबसे पहले इसका जनसंख्या विस्फोट का होने का कारण क्या है, तो सुनिए। मृत्यु दर की कमी, लोगों की मृत्यु कम हो रही है। कम होने का कारण ये है कि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स इतने एडवांस हो गए हैं कि लोगों को, अधिक पैसे वाले लोग क्या होते हैं, पैसे देके जिंदगी बचा लिए जाते हैं, ऑपरेशंस करके, हार्ट ट्रांसफ़र करके, किडनी ट्रांसफ़र करके, लीवर ट्रांसफ़र करके, बहुत सारे हैं। तो ये सब हो चुका, ये सब आधुनिक टाइम में संभव है, ऐसा होता है। ठीक है, तो मृत्यु दर में क्या होने लगी, एक तो कमी होने लगी, और जनसंख्या, इससे क्या होने लगा, विस्फोट होने लगा, क्योंकि मृत्यु कम होने लगी। क्योंकि पहले लोगों की मृत्यु ज़्यादातर असुविधा होने के कारण हो जाती थी, तो इस तरह से ये चीज़ बैलेंस बना रहता। लेकिन अब हाई क्वालिफाई टीचर्स, हाई क्वालिफाई एजुकेटेड एमबीबीएस डॉक्टर सब के आने की वजह से, और सरकार के कुछ मुहिम चलाने की वजह से, जैसे आशा हो गया, इन लोगों की वजह से अब जनसंख्या काफ़ी विस्फोट हो गई, क्योंकि सुविधा हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे मृत्यु दर में क्या होने लगी, कमी होने लगी, लोगों की मृत्यु बहुत कम होने लगी। ठीक है, दूसरा, अधिक जनसंख्या होने से खाने और आवास में क्या आएगी, कमी आएगी। अधिक जनसंख्या, अब मान लीजिए कि अभी मधुबनी, बासुपट्टी या मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आ जाए, भयंकर बाढ़ आ जाए, तो पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के आदमी को कहाँ रखा जाएगा, रेस्क्यू किया जाए, कितने आदमियों की जान चली जाए। तो इसकी सुविधा होनी चाहिए।
तो ये सब जनसंख्या विस्फोट, कम आदमी रहेगा तो बचा लिया जाए, ज़्यादा आदमी रहेगा तो वो सरकार कितने को बचाएगी, उसकी भी जितनी क्षमता उतनी ही कर पाएंगे ना। तो ये चीज़ सब हमको देखने को लिए मिलते हैं। तो अधिक जनसंख्या होने से खाने और आवास में कमी, आवास मतलब होता है घर, ठीक है, कमी आएगी। तीसरा, जनसंख्या अधिक होने से शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या आएगी, कमी आएगी, शिक्षा और स्वास्थ्य में कमी आएगी। अब मान लीजिए कि जनसंख्या बहुत हो गया है, ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास 50 बच्चे पढ़ते हैं, हम एक क्लास में 50 से ज़्यादा बच्चे को रखते भी नहीं। अब 50 की जगह 200-300 आ जाएंगे तो हम कहाँ रखेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से तो जनसंख्या अधिक होने पर शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या आएगी, कमी आएगी। और ज़्यादा, अब स्वास्थ्य का मतलब, कहने का मतलब है ज़्यादा लोग बीमार होने लगेंगे, और एक ही हॉस्पिटल में जगह है बेड 40, अब वहाँ पे ला के आप 150 मरीज को रखते हैं तो कहाँ डॉक्टर एडजस्ट करेंगे। तो ये चीज़ होगी। चौथा है रोजगार में की समस्या, लोगों को काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो खाएगा कहाँ से, पिएगा कहाँ से, जिएगा कहाँ से, ठीक है। तो रोजगार भी एक समस्या बन चुकी है। सरकार कहते हैं हम हर साल इतने हजारों लाखों वैकेंसी देते हैं, फिर भी फिर भी रोजगार इस देश में बेरोजगारी बनी हुई है, फिर भी इस देश में काफ़ी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं हैशटैग जनसंख्या नियंत्रित करने के उपाय। हम जनसंख्या को नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं, सरकार क्या क्या मुहिम चलाते हैं, ठीक है। तो जन्म दर पर नियंत्रण करना, जन्म दर पर नियंत्रण करने का मतलब क्या है कि किसी भी घर में 1 से 2 बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा अधिक नहीं। इससे ज़्यादा आपको शारीरिक रिलेशंस बनाने तो बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है। जैसे कॉन्डम हो गया, इसका इस्तेमाल कीजिए, इससे क्या होगा, शुक्राणु गर्भाशय तक नहीं जाएगा, जिससे बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। और भी नेचुरल तरीके सब हैं जो हम आगे आपको क्लास में अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से। बहुत सारे एक डिवाइस आते हैं जो स्त्री की योनि में लगाए जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, अल्ट्रासाउंड मतलब सॉरी, जिसकी वजह से क्या होता है, शुक्राणु जाने के बाद उसके शरीर में उसकी शुक्राणु कमजोर हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं होती। ये नेचुरल चीज़ है, ये ज़्यादातर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, और ये बहुत सारे लोग करते भी हैं, ठीक है। नॉर्मल सिंपल में कॉन्डम, उसके बाद एक ट्रांस छोटा सा तांबे या एल्युमिनियम का धातु होता है जो यूनि में लगाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे, समझेंगे, तो उसमें अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आगे क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अब लंदु परिवार जोड़ों में गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी देना। तो परिवार ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए, परिवार जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, जितना बड़ा होगा उतनी घर में समस्याएं होगी। तो लंदु परिवार जोड़ों में गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी देना चाहिए। तो गर्भ निरोधक से बचने के लिए क्या क्या उपाय, अभी हम बताए कॉन्डम, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अगले क्लास में इस चीज़ पे अच्छे से चर्चा और बात करेंगे कि इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है विवाह की उम्र निर्धारित करना। तो विवाह का भी उम्र क्या होना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए। हम आगे पढ़े हुए थे कि कम उम्र में शादी करने से क्या क्या नुकसान होते हैं, ये कल के लेक्चर्स में हमने देखे थे, ठीक है। तो विवाह की भी एक उम्र सीमा होनी चाहिए। जब भी अभी सरकार ने कर दिया, पहले 18 साल थी लड़की, अब लड़की का शादी करने का मैक्सिमम उम्र 21 साल हो गया। अगर 21 साल से कम में शादी किए जाते तो उसके माँ बाप को पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी, केस चलेगा, थाना उसको सजा देगी, सॉरी जज उसको सजा देगी जो कानून के हिसाब से होंगे, ठीक है। तो एक मैक्सिमम उम्र होना चाहिए, ठीक है। अभी माँ बाप परेशान होते हैं लड़कियों की गलती की वजह से, छोटी सी उम्र में उल्टा सुल्टा काम कर लेते हैं माँ बाप, मजबूरी में उसको शादी करवाना पड़ता है। इस सारे टॉपिक्स पे भी हम अलग से बात करेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम लोग इस पे भी अच्छे से वीडियो बना के आप लोग को भेजेंगे। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।